स्टूडेंट दिस इज़ डॉक्टर एकम। देखें बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट करते वक्त मैं ये बात कहूँगा कि हमने चैप्टर नंबर जो है वो 10 डिस्कस कर लिया था, और इस चैप्टर नंबर 10 के अंदर कुछ आपकी वीडियोस बाकी है, वो इंशाल्लाह ताला जल्द अपलोड हो जाएंगी। चैप्टर 10 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात याद रखिएगा, इंतहा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है। अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चैप्टर 10 को डिटेल में पढ़ें। अच्छा, एक चीज़ मैं आप सबके सामने ये कहना चाहता हूँ मेरा बच्चा, वो ये है कि बहुत सारे बच्चों का ये कहना है, बहुत सारे तो नहीं, चंद बच्चे थे जिन्होंने मुझे ये बात कही कि सर आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ाया फर्स्ट ईयर का। देखिए, चैप्टर नंबर 1 मैं नहीं पढ़ाऊँगा आपको, क्योंकि ये आपके लेवल का नहीं है। ये कहना भी थोड़ा सा एक अजीब सी बात है कि आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 1 के अंदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, क्लोनिंग, हाइड्रोफोनिक्स, ये सब आपके ख़ुद पढ़ने की बातें हैं। एक दफ़ा आप रीड कर लें तो आपको ये सब निमट जाएगा। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैं 10 मिनट की वीडियो आपको चैप्टर 1 की बना के दे रहा हूँ, वो एक बहुत ही कोई बच्चों वाली चीज़ है। सही है। अब बात यह है, बायोलॉजी के टोटल मिला के 27 चैप्टर्स बनते हैं। सबसे बड़ा कोर्स बायोलॉजी का, सबसे बड़ा कोर्स। तो जब कोर्स सबसे बड़ा है बायोलॉजी का, तो उसके अंदर मैं आपको क्लियर ये बात कह रहा हूँ, भाई आपकी तैयारी भी बहुत सॉलिड होनी चाहिए है, बहुत ज़्यादा सॉलिड होनी चाहिए आपकी तैयारी। तो बच्चों, मैं पहले ही आपको ये बात समझाता चल रहा हूँ, वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको चीज़ों का अंदाज़ा होगा। वो अंदाज़ा किस तरह से होगा और कैसे होगा, वो इस तरह से होगा कि भाई आप लोग अपने घर में बैठ के तैयारी करें। ठीक है। ये जो मैंने आज का चैप्टर स्टार्ट करना है वो ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करना है। ये जो पेज पे लिखा हुआ है वो इसलिए लिख दिया गया क्योंकि मैंने एक वीडियो स्टार्ट की थी और वो वीडियो किसी वजह से पॉज हो गया, इसलिए मैंने ये दोबारा वीडियो बनाई। एनीवेज, तो टाइम को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं बच्चों। वो क्या है, वो ये है कि हम सोर्स टू सिंक की बात कर रहे हैं कि अगर कोई चीज़ सोर्स टू सिंक मूव करती है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट, किसी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के ज़रिए, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम के ज़रिए। अगर हम बात करते हैं लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट की, तो लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं, सेलुलर लेवल और ऑर्गन लेवल। सेलुलर लेवल हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था कि हमारे पास ऑस्मोसिस आ जाता है, हमारे पास डिफ्यूजन आता है, हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है, हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? सिंपल बताया गया कि भाई फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बेसिकली उस टाइप का डिफ्यूजन होता है जिसके अंदर कैरियर मॉलिक्यूल या प्रोटीन की ज़रूरत पड़े। अगर डिफ्यूजन थ्रू कैरियर मॉलिक्यूल या फिर प्रोटीन, ज़्यादातर प्रोटीन ही कैरियर मॉलिक्यूल होता है, उसके ज़रिए होता है, तो कहलाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये सब आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ के आ चुके हो। इम्बाइबिशन की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज़ इम्बाइबिशन? इम्बाइबिशन की डेफिनेशन सिंपल है, बहुत आसान है। कही जाती है कि इम्बाइबिशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि भाई जैसे हमने कह दिया ना इम्बाइबिशन, तो इम्बाइबिशन का मतलब होता है अपटेक ऑफ वाटर। वाटर का अगर आप अपटेक कर लें तो दैट इज़ कॉल्ड इम्बाइबिशन। और इसी के अपोजिट जो होती है सिनेरेसिस। मटेरियल के अंदर अगर वाटर अपटेक हो जाए, लाइक आटा है उसके अंदर आप पानी डालें, स्वेल हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इम्बाइबिशन। उसी का अपोजिट है सिनेरेसिस। अच्छा, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल। सही है। अच्छा, याद रखिएगा कि एक सॉल्यूशन जो होता है ना, पहले देखिएगा, वो होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की बात आती है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर किसी के अंदर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है तो उसका सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होगा, उसके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा है तो सॉल्वेंट पोटेंशियल यानी वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो यूनिवर्सल होता है ना, दैट इज़ वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो ये इस तरीके की बातें आती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। सही है भाई। अच्छा, अब बहुत सारी होती है कि फर्स्ट में कहा जाता है टेंडेंसी ऑफ सॉल्यूशन टू लूज वाटर इज़ कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। तो ऑब्वियस ही बात है, उसका पोटेंशियल वाटर लॉस करने का ये वाटर पोटेंशियल कहला रहा होता है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और आती है, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस। एक बात मेरी अपने पल्लू से बांध लीजिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। देखें, इफ़ वाटर मूव्स आउट, अगर पानी बाहर निकलता है ना तो वो सेल हो जाता है फ्लैसिड। सही। इफ़ वाटर मूव्स इन तो वो क्या हो जाएगा? टर्जिड। ये याद रखिएगा, बस ये आपको पता होना चाहिए। अगर वाटर बाहर जा रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड द फ्लैसिड, और अगर वाटर अंदर जा रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड द टर्जिड। ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया।
मैं आपसे पूछता हूँ फ्लैसेट का मतलब क्या होता है? फूल जाना, स्वेल हो जाना, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, श्रिंक हो जाना, सही है ना। और टर्जिड का मतलब होता है स्वेल हो जाना। अच्छा, दो बातें आपके सामने मैंने लिखी हैं बच्चों, जवाब ज़रा सुकून से ध्यान से देखिए। पानी का बाहर निकलना, तो ऑब्वियस सी बात है सेल को हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रखा होगा तभी पानी बाहर निकला होगा, सही है, ये हो गया श्रिंक, ठीक है। और सॉरी उल्टा बोल दिया यार, क्या बोले जा रहा हूँ मैं, दोबारा मैं इधर समझा देता हूँ ताकि आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे सर पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं। देखें ये सेल है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, दिस इज़ अ सेल, ठीक है ना। इस सेल के अंदर ये बताया गया कि पानी जो है बाहर जा रहा है, जब पानी बाहर जा रहा है तो वाटरी कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा होनी चाहिए, सॉरी वाटरी कंसनट्रेशन कम होनी चाहिए और सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, बस पता नहीं क्या हो रहा है। खैर, तो जब सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, पानी वहीं आएगा ना, तो बाहर जो है वो क्या होना चाहिए बच्चों? हाइपरटोनिक होना चाहिए, तभी तो पानी बाहर आएगा, ठीक है। और अगर ये कंडीशन टर्जिड की हो रही है, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि कोई चीज़ टर्जिड हो रही है, तो टर्जिड का मतलब क्या होता है बच्चों? टर्जिड का मतलब होता है जिसको आप कह रहे होते हैं कि वो चीज़ स्वेल हो गई है, ठीक है बच्चों। तो ये होता है कि अगर वाटर यानी इफ़ वाटर मूव्स इन, तो ये जो है वो टर्जिड होना शुरू हो जाता है, इनके अंदर टर्गर प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो मतलब इस तरह की बातें होती है। तो ये चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ टर्जिड एंड व्हाट इज़ फ्लैसिड, ठीक है। ये वाली बातें अगर आपको क्लियर होंगी ना, तो फिर आपको आगे की चीज़ों में मसले मसाइल नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात यहाँ पे आती है बच्चों जिसमें हम बात कर रहे होते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या होता है? ट्रांसपोर्ट के अंदर हम जो डेफिनेशन पढ़ते हैं वो ये होती है कि हमारे पास कुछ पाथवे होते हैं, सही है, जिसको आप कहते हैं सेलुलर पाथवे, या अब ऐसे कहते हैं पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्योंकि बच्चों इंटर तो है नहीं कि बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, बस ऐसे पढ़ना है कि MCQ निकले। पाथवे जो होता है हमारे पास 3 तरह के होते हैं, आप लोग पढ़ते भी हैं। फर्स्ट इज़ कॉल्ड द सेल टू सेल, दूसरा आता है बच्चों दैट इज़ कॉल्ड द सिम्प्लास्ट पाथवे, और तीसरा आता है दैट इज़ कॉल्ड द एपोप्लास्ट पाथवे। तो 3 तरह के पाथवे आएगा, सेल टू सेल पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे और एपोप्लास्ट पाथवे। अगर हम सेल टू सेल पाथवे की बात करते हैं तो बड़ा आसान है, ये एक सेल मौजूद है, ये दूसरा सेल मौजूद है इसके साइड में, अगर एक सेल से दूसरे सेल में सब्सटेंसेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड सिम्प्लास्ट सेल टू सेल पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे याद रखिए किसके थ्रू होता है? ये होता है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। अब तो इतना तो पढ़ ही लिया होगा कि व्हाट इज़ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा तो आपको आइडिया होगा कि प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली हमारे पास जो है वो पोर्स होता है सेल वॉल के अंदर, सेकेंडरी वॉल के अंदर, जो कि सब्सटेंसेस को ट्रांसफ़र कराएं। और ये दोनों जो होते हैं याद रखिएगा बच्चों दैट इज़ कॉल्ड द इंट्रा सेलुलर पाथवे, इंट्रा सेलुलर पाथवे, क्योंकि इनसाइड द सेल चल रहे होते हैं। और ये जो होता है ना एपोप्लास्ट पाथवे दैट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे, एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे। देखें ये कितना आसान है, अगर दिमाग से चीज़ों को देखेंगे ना तो ये बहुत इजीली सब चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि कौन सा इंटरसेलुलर पाथवे है, कौन सा एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे। अच्छा, एक बात आप लोग जानते ही हैं, वो क्या जानते हैं आप लोग? वो ये जानते हैं कि हमारे पास जो है वाटर की अपटेक बहुत ज़रूरी होती है। तो जो वाटर की अपटेक होती है ना वो किसके थ्रू होती है बच्चों? वो होती है असेंट ऑफ सेप के ज़रिए। व्हाट इज़ असेंट ऑफ सेप? अच्छा, अगर हम असेंट ऑफ सेप की बात करते हैं तो असेंट ऑफ सेप का मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है दैट इज़ कॉल्ड द असेंट ऑफ सेप। अब ये जो याद रखिएगा कि हमारे पास कुछ वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो कि सब्सटेंसेस को ट्रांसफ़र कराते हैं। अगर हम बात करते हैं वेस्कुलर बंडल्स की, तो वेस्कुलर बंडल्स में हमारे पास 2 आते हैं ना बच्चों, जाइलम एंड फ्लोम। तो दीज आर द वेस्कुलर बंडल्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो बात आ रही है कि इनके ज़रिए जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। अब अगर यहाँ पर असेंट ऑफ सेप का मैकेनिज़्म ज़रा डिस्कस करें, हम यहाँ अगर बात करते हैं बच्चों किसकी? मैकेनिज़्म ऑफ असेंट ऑफ सेप। अगर बच्चों मैकेनिज़्म ऑफ असेंट ऑफ सेप की बात करते हैं तो पहला जो मैकेनिज़्म में आता है हमारे पास
उसमें आती है हमारे पास रूट प्रेशर थ्योरी। ठीक है, रूट प्रेशर थ्योरी। सवाल ये आता है कि सर व्हाट इज़ रूट प्रेशर थ्योरी। देखें बच्चों, जब भी कभी हम रूट प्रेशर थ्योरी की बात करते हैं ना, तो हमें क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल को अपवर्ड लेके जाना है। सही है, हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल किसी तरीके से अपवर्ड जाना चाहिए। तो अपवर्ड जाने के लिए यहाँ पर कहा जाता है कि रूट जो होते हैं, जो रूट हेयर्स होते हैं, बेसिकली आप ऐसे कहते हैं, ये रूट हेयर्स जो होते हैं इनके अंदर पम्प्स लगे हुए होते हैं। ये एक प्रेशर जनरेट करते हैं। ठीक है, वो ये जैसे एक प्रेशर जनरेट करते हैं बच्चों, इस प्रेशर जनरेट करने के नतीजे में ये वाटर जो होता है ये अपवर्ड मूव करता है। जिस तरीके से खाली बॉटल को प्रेस किया जाता है ना, और उसके पानी और ढकना उसका हटा दें, लेकिन कहा जाता है कि ये तो चीज़ें ठीक है, ये तो अपवर्ड जाएगा, लेकिन इसकी ऑब्जेक्शन क्या है। अगर आप इसके ऑब्जेक्शन की बात करें तो उसकी ऑब्जेक्शन में मेरा बच्चा सिर्फ ये बताया जाता है कि ये प्रेशर इज़ नॉट सो इनफ, क्योंकि आपने ये चीज़ देखी है कि प्लांट्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और इतने बड़े बड़े अगर प्लांट्स हैं तो इतने बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाना, यानी सब्सटेंसेस को आगे की तरफ पहुंचाना, बहुत ज़्यादा उसको प्रेशर चाहिए होगा। इतने लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं, तो ये इस वजह से थ्योरी फ्लॉप थी। तो ये थ्योरी के नाम से दिया गया। दूसरी जो आई थी वो हमारे पास दैट इज़ कॉल्ड, पहली तो चले रूट प्रेशर थ्योरी होगी, दूसरी जो होती है बच्चों दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल, या इसको कहा जाता है एडहेशन कोहेशन थ्योरी। एडहेशन कोहेशन थियरी। अच्छा, एक नाम इसको और दिया जाता है बच्चों, दैट इज़ कॉल्ड द डिक्सन थियरी। ठीक है, तो ये थियरी है सारी की सारी जो कि दूसरी है, ये असेंट ऑफ सेप की थियरी। डिक्सन ने ये बात बोली कि भाई देखिए ये हमारे पास एक वेसल मौजूद है, ठीक है ना, दिस इज़ अ वेसल। अब जब ये हमारे पास एक वेसल मौजूद है तो इस वेसल के अंदर एक मॉलिक्यूल मौजूद है, ये दूसरा मॉलिक्यूल मौजूद है, तो इसने कहा ये तीसरा मॉलिक्यूल मौजूद है। कहा जब ये सनलाइट पड़ती है ना, तो सनलाइट पड़ते वक्त यहाँ से सनलाइट तो सन इसे खींच लेता है, तो ये जो है ये तो सन की तरफ जाता है ये मॉलिक्यूल पहला वाला, बट ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल को भी खींच के लेके जाता है। तो यहाँ पे जो फोर्स डेवलप होती है दैट इज़ कॉल्ड द कोहेसिव फोर्स। और कहते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है इसके दरमियान भी लगा हुआ होता है, दैट इज़ कॉल्ड द मॉलिक्यूल टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। जो फोर्स होती है दैट इज़ कॉल्ड द एडहेसिव फोर्स। तो बच्चों ये होता है, फिर इसी तरीके से नीचे वाले से भी बाइंड कर देता है, तो एक चेन बनते चले जाती है मॉलिक्यूल्स की, और ये मॉलिक्यूल इस तरह से मूव करता है। वही बात है सर, इसका ऑब्जेक्शन क्या आया। अगर आप इसके ऑब्जेक्शन की बात करते हैं तो अगर एयर बबल ऑब्स्ट्रक्शन, इसका ऑब्जेक्शन यह है कि भाई अगर बीच में कोई एयर बबल आ गई, तो एयर बबल अगर यहाँ पे आ गया तो इसका और इसका कनेक्शन तो लॉस हो गया। बोला हाँ ये बात भी, लेकिन इसने इस ऑब्जेक्शन को इस तरह से रिजेक्ट किया है कि भाई बात यह है कि अगर बीच में एयर बबल आ जाता है तो एक जाइलम वेसल थोड़ी होती है, मल्टीपल जाइलम वेसल्स होती हैं, बड़े आराम से सब्सटेंसेस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो ये बड़ा आसानी से मामला हो गया था। अच्छा, उसके बाद बच्चों फिर जो बात आती है वो क्या है उसको देख लेते हैं। वो हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना आता है कि जिसको हम नाम देते हैं किसका बच्चों, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, ट्रांसपायरेशन। भाई अगर हम ट्रांसपायरेशन की बात करते हैं तो मैं कोई डेफिनेशन लिख नहीं रहा, आपको पता ही है कि प्लांट के अगर एरियल पार्ट से वाटर लॉस होना शुरू हो जाए दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। कभी भी एक्सक्रीट मत बोलिएगा प्लांट की एरियल पार्ट कहते हैं ऊपर, यानी ज़्यादातर लीव्स लाइक जो एरिया होता है, कॉर्नर्स के जो एरिया होते हैं, वहाँ से अगर वाटर लॉस हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ठीक है ना, और हमेशा देखिएगा ट्रांसपायरेशन हमेशा वेपर्स फॉर्म में होगी, हमेशा वेपर्स फॉर्म में होगी। ठीक है। अच्छा, अगर हम ट्रांसपायरेशन की टाइप्स की बात करते हैं तो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सबसे पहली होती है दैट इज़ कॉल्ड द स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ठीक है, दूसरी होती है दैट इज़ कॉल्ड द क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन, और तीसरी होती है दैट इज़ कॉल्ड द लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। तो यहाँ पे हमने तीन ट्रांसपायरेशन की बात कर ली, स्टोमेटल, क्यूटिक्यूलर एंड लेंटिक्यूलर।
अगर बच्चों यहाँ पर स्टोमेटल की बात आती है तो व्हाट इज़ स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के बारे में बताया गया जो स्टोमेटा से होती है। सही, तकरीबन 90% ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो स्टोमेटा से होती है, ये याद रखिएगा। क्यूटिकुलर जो होती है आपको पता है लीफ के सरफेस के ऊपर एक वैक्सी कवरिंग मौजूद होती है, यहाँ से अगर हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड द क्यूटिकुलर। और लेंटिकुलर क्या होता है, ये लेंटिसल्स से होती है। लेंटिसल्स क्या होता है बच्चों, लेंटिसल्स जो होते हैं पोर्स इन स्टेम, पोर्स इन स्टेम के अंदर जो पोर्स मौजूद होते हैं दे आर कॉल्ड द लेंटिसल। सही है बच्चों, तो ये हमने बात कर ली, ये हमने किसकी बात की है, ये ट्रांसपायरेशन की बात की। देखें आपको आइडिया हो रहा होगा कि किस मैकेनिज़्म के थ्रू हम इसको लेकर चल रहे हैं। अच्छा, अब ये बात आती है कि एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि भाई ट्रांसपायरेशन किस पे अफेक्ट करती है। याद रखिएगा ट्रांसपायरेशन जो है यानी स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसके ऊपर अफेक्ट कर रहा होता है, वो अफेक्ट कर रहा होता है लाइट एंड पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन। पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन कोई आपसे नहीं पूछेगा मैकेनिज्म समझाए, कोई आपसे नहीं पूछेगा इसका ये बताएं, नहीं, बस ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आपको आइडिया, ये आप जब आपको पता होंगी ना बच्चे, तो आप ना खुद ही आपको क्लियर होते चले जाएंगी सारी चीज़ें। देखें ये बहुत बेसिक बात है, एनटीएस में ना बस इतनी बेसिक बातें पूछी जाती हैं। सिंपल पूछ लिया जाएगा कि स्टोमेटा तो ये सराउंड किससे, गार्ड सेल से सराउंड होता है। ये तो आप लोगों को ऐसी बातें हैं कि इतनी कोई मुश्किल बातें हैं नहीं, ठीक है ना। फिर भी किसी को कोई इशू हो, मसले हो, तो भाई दे आर वेरी फ्री टू आस्क, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बच्चे पूछते भी हैं और अच्छा भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर इस चीज़ को दोबारा बता दें तो वो दोबारा बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो लेक्चर में ये होता है कि एक दफ़ा वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है तो इसे आप बार बार सुन लें, ठीक है ना। अच्छा, तो बच्चों ये होता है सारा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपने चीज़ों को बता दिए कि भाई ये हमारे पास पूरी बातें हो गई, तो अब आपने ये चीज़ देखनी है कि फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो अब जो चीज़ है दैट इज़ फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन, ठीक है ना। देखें बच्चों, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन में पहला फैक्टर आ जाता है लाइट, ठीक है ना। दूसरा फैक्टर आपके पास आ जाता है टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर जो बच्चों आपके पास आ जाता है ना, उसको मैं अपनी ज़बान में कह देता हूँ कि भाई विंड। चौथा आता है दैट इज़ कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। और पांचवा होता है सॉइल वाटर, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई अगर लाइट ज़्यादा होगी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, आपने कहा यस, तो आपने कह दिया सर ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। लाइट ज़्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। यस सर, कैसे पता चल रहा है? आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक रुमाल लिया, उसको गीला किया, गीला करने के बाद आपने उसको धूप में डाल दिया सूखने के लिए, अपने घर के सहन में डाल दिया। जैसे ही आपने उसको अपने लॉन में डाला है तो लाइट अगर ज़्यादा पड़ेगी तो जल्दी सूखेगा, यस, तो ट्रांसपायरेशन समझो ज़्यादा हो रही है। रिमूवल ऑफ वाटर है ना, कितनी जल्दी सूखता है, तो अगर प्लांट के अंदर से रिमूवल ऑफ वाटर ज़्यादा हो चाहिए, जब लाइट ज़्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, विंड हवा ज़्यादा होगी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, जल्दी सूखेगा ना रुमाल। अब ह्यूमिडिटी मतलब नमी ज़्यादा होगी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, याद रखिएगा, ठीक है। नमी जो होती है ह्यूमिडिटी कहते हैं। और सॉइल वाटर ऑब्वियस सी बात है, जब ज़मीन में पानी ज़्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन तो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये चक्कर क्या है, ये हमारे पास कुछ मैंने मैकेनिज़्म आपको समझा दी कि इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऐसा कोई कुछ भी नहीं पूछा जाता। सो हाँ, ये आप देख लीजिएगा, फ्लेम लोडिंग अनलोडिंग, इसके लिए भी इतना नहीं पूछा जाता। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास, याद रखिएगा कि जो लीफ के सेल्स होते हैं ना बच्चों, याद रखिएगा लीफ के सेल्स को नाम दिया जाता है मीजोफिल सेल, ठीक है। अच्छा, और जो रूट के सेल्स होते हैं ना, रूट सेल्स, उनको नाम दिया जाता है कॉर्टिकल सेल्स। ये ना अपने दिमाग में कहीं बिठा लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि सोर्स टू सिंक, सोर्स इज लीफ, सिंक इज रूट। यहाँ से यहाँ तक जो सब्सटेंसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेम ट्रांसलोकेशन, या इसको आप कहते हैं प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, या इसको मंच हाइपोथेसिस भी कहते हैं। खैर, तो ये सारी बातें आती हैं। आपने बॉटनी पोर्शन में इसके इतना ही पढ़ना है, ठीक है। जो मैंने आपको पढ़ा दी इसको थोड़ा सा एलैबोरेटेड वर्जन के अंदर आपने बुक से देख लेना है बस, ताकि आपको अपनी कैपेसिटी के अंदर पता चल जाए कि चीज़ें किस तरह से देखनी है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं बच्चों किसकी,
एनिमल्स की। एनिमल्स में ज़्यादातर हमें ह्यूमन को पढ़ना है, क्योंकि हम MBBS BDS का एग्ज़ाम देंगे तो ज़्यादातर ह्यूमन पे फोकस करना है बनिस्बत एनिमल्स के, ठीक है ना। अच्छा, याद रखिएगा बच्चों, एनिमल्स में तो पहले 2 एनिमल्स हमारे पास, अवामी एनिमल्स हमारे पास हैं, वो कौन से हैं? हाइड्रा एंड प्लानेरिया। हर जगह यही वाइब होता है, हाइड्रा एंड प्लानेरिया। अच्छा बच्चों, अगर मैं हाइड्रा प्लानेरिया की बात करूं तो हाइड्रा इज़ अंडर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, और इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो हो रही होती है वो सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए होती है। आप सब ये बात जानते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा कि इसके अंदर सिंपल जो है अंडर डेवलप है, तो ये डिफ्यूजन के ज़रिए ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है इनके, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है प्लानेरिया में याद रखिएगा कि ब्रांच इंटेस्टीन डेवलप होती हैं, ब्रांच इंटेस्टीन, उसकी वजह से सारे सीक्वेंस चल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो चले, हमने बात की हाइड्रा और प्लानेरिया की, बस इतनी बातें। आप देखें, हाइड्रा प्लानेरिया में न्यूट्रिशन भी आपने पढ़ा है, हाइड्रा प्लानेरिया में आपने जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा है। मतलब आपको ना ये चीज़ें इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ कि बस आपको आइडिया हो, सही है। अच्छा, अब असल बात है जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि भाई व्हाट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो व्हाट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम? देखिए बच्चों, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? रैपिड मास फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ऐसे ही कहते हैं ना। हम कह देते हैं कि भाई रैपिड मास फ्लो सिस्टम फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, ठीक है ना। इधर अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ये दिस इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, अब कुछ ना कैरेक्टर्स की बात आती है कि व्हाट आर द कैरेक्टर्स जो कि सर्कुलेटरी उसमें होने चाहिए, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स किस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर होने चाहिए। तो भाई आप सब ये बात जानते हैं कि भाई एक बेसिकली फ्लूइड होना चाहिए, ठीक है, एक पंपिंग ऑर्गन होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या होना चाहिए? वेजल्स होनी चाहिए, और हमने क्या देखा कि भाई वेल्व होने चाहिए वेसल में जो बैकवर्ड फ्लो को रोकें, ठीक है। फ्लूइड जो है हमारे पास जो है वो क्या होता है बच्चों? ब्लड होता है ह्यूमन में। पंपिंग ऑर्गन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हार्ट है। वेजल्स हमारे पास ब्लड वेजल्स हैं, सारी आर्टरीज वेंस, ठीक है। और अगर हमारे पास वेल्व है तो बिल्कुल हमारे पास जो है वो सेमिल्यूनर वेल्व मौजूद है, जैसे कि हमने एओर्टा के अंदर पढ़ा है कि सेमिल्यूनर वेल्व हमारे पास मौजूद है। ये मैंने एक वेल्व का नाम लिख दिया, बट सो के अगर वेल्व का नाम ना भी लिखे ना तो बच्चों इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आप आगे आ जाएंगे। उसके बाद जब आप आगे आते हैं तो आगे आते वक्त आप टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। इतना NTS में इसको पूछा भी नहीं जाता है, जो मैं भी पढ़ाने लगा हूँ। ये है टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में आप लोग ये जानते हैं कि हमारे पास 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एक आता है हमारे पास दैट इज़ कॉल्ड द ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना, और एक आता है बच्चों हमारे पास दैट इज़ कॉल्ड द क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एक हमारे पास हो गया ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और एक हो गया बच्चों हमारे पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा कि इसके अंदर जो ब्लड होता है ना वो किस में रन कर रहा होता है? ओपन साइनसेस में रन कर रहा होता है, ओपन साइनसेस में रन कर रहा होता है। यानी अगर मैं इसकी थोड़ी सी डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो मैं इस तरीके से बताऊँगा कि देखें ये एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है और अगर जो ब्लड रन कर रहा है, मैंने कहा कि ये हमारे पास हार्ट है और हार्ट में ये हमारे पास छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी कभी कभी वेजल्स होती हैं ये, और ये वेजल्स जो हैं ये देखिए ये, ठीक है। अब मिसाल है मैं ब्लू कलर से ब्लड बना रहा हूँ तो ये ब्लड इधर मूव कर रहा है, लेकिन बच्चों याद रखिएगा कि इनकी सराउंडिंग के अंदर ना इस तरीके से इनकी पूरी इर्द गिर्द यहाँ पे ये जो है ना ये लिम्फ मौजूद होता है, ठीक है ना, दिस इज़ कॉल्ड लिम्फ, ठीक है। लिम्फ और ब्लड साथ साथ मूव कर रहे होते हैं, यानी ये लिम्फ मौजूद है और इसी तरीके से जो ब्लड है ना बच्चों मिक्स हुआ होता है, लिम्फ और ब्लड जो है वो मिक्स हुआ होता है। जब लिम्फ और ब्लड मिक्स हुआ होता है तो इनके अंदर मिक्स चीज़ें मूव करती है, दैट इज़ कॉल्ड द
हीमोलिम्फ, ठीक है। और इनके अंदर किसकी एग्जाम्पल आती है बच्चों? इनके अंदर आती है एग्जाम्पल कॉकरोच की। तो कॉकरोच के अंदर जो है बच्चों ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। ये तो बेसिक बताया जाता है कि ओपन टाइप और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है। अच्छा, क्लोज टाइप के अंदर बात आती है कि जो बच्चों ब्लड होता है ना इनका, सही है, वो ब्लड वेजल्स के अंदर रन करता है, ठीक है। ये तो बात आ गई। या एक अगर मैं यहाँ बनाना शुरू करूँ तो ये देखिएगा कि भाई ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है, समझिए हार्ट है और ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो ये ब्लड जो है इस तरीके से रन कर रहा है ब्लड वेसल्स, ठीक है। और अगर हम यहाँ बात करते हैं लिम्फ की, तो ये देखें लिम्फ बिल्कुल साइड टू साइड मूव कर रहा है, ये देखें, यानी आपने कह दिया कि लिम्फ अलग हो रहा है। और अगर यहाँ बात करते हैं किसकी, आपने कहा कि ये हमारे पास ब्लड है, ये अलग मूव कर रहा है। तो लिम्फ और ब्लड जो है अलग मूव करता है। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है क्या? अर्थवर्म। अच्छा बच्चों, ये बात याद रखिएगा कि आपने कह दिया कि भाई ये तो चलें सिंपल हमने इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ना हमारे पास फिर जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है दैट इज़ कॉल्ड द सिंगल सर्किट प्लेन, सिंगल सर्किट, और एक होता है बच्चों दैट इज़ कॉल्ड द डबल सर्किट, ठीक है। सिंगल सर्किट प्लेन में हमारे पास जो सिंगल यानी हार्ट में ना ब्लड सिर्फ एक ही दफ़ा आता है और फिर वो रोटेट करके चले जाता है, जैसे कि जिसमें एग्जांपल आती है फिशेस। इतना डिटेल नहीं पूछते, बस याद रखिएगा फिशेस के हार्ट का सीक्वेंस याद रखिएगा बच्चों। सबसे पहले जो है वो आप ऐसे देख लें कि साइनस वेनोसस होता है, साइनस वेनोसस, ठीक है। साइनस वेनोसस के बाद फिर हमारे पास आ जाता है क्या? एट्रिया, उसको आप एट्रियम कहते हैं। और एट्रियम के बाद फिर हमारे पास आ जाता है क्या बच्चों? वेंट्रिकल, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द वेंट्रिकल। तो ये आपने तो बात की, लेकिन यहाँ पे एक जनरल बात आपको समझाऊँ, साइनस वेनोसस और एट्रियम, इन दोनों के दरमियान जो चीज़ मौजूद है दैट इज़ कॉल्ड साइनो एट्रियल वेल्व, सही है, क्लियर है बात। और एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान तो आप जानते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, सही है। और फिश का पूरा जो हार्ट होता है वो सराउंड हुआ है बच्चों जिस मेम्ब्रेन से, उसका नाम है पेरिकार्डियम, समझ आई बात। तो ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद वेंट्रिकल के बाद, बल्कि एक चीज़ मैं भूल ही गया, दैट इज़ कॉल्ड कोनस आर्टेरियोसस, कोनस आर्टेरियोसस, ये होता है सारा का सारा मामला। अच्छा, ये जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ ना, बड़ी गहराई वाली बातें आपको ये पता होनी चाहिए। तो हार्ट, फिश के हार्ट में एक ही दफ़ा ब्लड आता है बस, इसीलिए इसको कहते हैं सिंगल सर्किट, और घूम के वापस चले जाता है, ठीक है। डबल सर्किट में क्या होता है? दो अलग अलग जो है वो प्लान्स चल रहे होते हैं। लाइक आपने कहा कि भाई पल्मोनरी अलग चल रहा होता है, पल्मोनरी अलग चल रहा होता है और सिस्टमिक अलग चल रहा होता है, ठीक है। पल्मोनरी अलग, सिस्टमिक अलग का मतलब क्या है कि भाई हार्ट, अब देखो जैसे मैंने फ़िश की बात की ना, देखें अगर ये मिसाल इसको इमेजिन कर लें फ़िश का, यहाँ से आता है गिल्स होते हैं, यहाँ से ब्लड और ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, यहाँ से मूव करके वापस हार्ट में। तो जो गंदा ब्लड होता है ना ये इसमें आता है हार्ट में, क्योंकि ये ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, समझे। ऑर्गन्स को सारा ऑक्सीजन दिया जाता है और सारे कार्बन डाइऑक्साइड फिशेस के ऑर्गन जो है इस ब्लड को दे देते हैं। तो हार्ट ऑफ द फिश ऑलवेज कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रखिएगा। हार्ट ऑफ फिश ऑलवेज कंटेन कौन सा ब्लड बच्चों? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रखिए। मैं पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि आप लोग खुद समझ जाएंगे। और यहाँ पे ये तो हमने डिस्कस किया। अब लेकिन अगर नॉर्मली डबल सर्किट की बात करती है ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास हार्ट मौजूद है। अब इस हार्ट के अंदर यहाँ से पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा है, यहाँ से जो है वो मूव करके जो यहाँ से पूरी, यहाँ पे से जा रहा है लंग्स में ब्लड, यहाँ से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जा रहा है। तो कहने का मतलब ये दो अलग अलग पाथवेज चलते हैं। तो जब दो अलग अलग पाथवेज चल रहे होते हैं ना बच्चों, तो ये अलग अलग सर्किट चल रहे होते हैं। तो इसलिए कहते हैं जो लंग्स तक ब्लड लेके जा रहा है वो पल्मोनरी है, वो जो हार्ट तक ब्लड लेके जा रहा है, वो बॉडी तक ब्लड लेके जा रहा है, वो हमारे पास सिस्टमिक है। तो इस तरीके की जो है ना सर्कुलेशंस हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं।
इसीलिए बताया जाता है कि भाई ये हमारे पास स्टमक और पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात आती है। तो ये जो पूरा सीक्वेंस हमारे पास सामने आया ना बच्चों, ये तमाम सीक्वेंस हमने किस में डिस्कस कर लिया, ये हमने डिस्कस किया है सर्कुलेशन के अंदर। अब क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है तो मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर हम ट्रांसपोर्ट इन मैन को अब डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ब्लड, हार्ट जो है और इम्यूनिटी वगैरह डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो इसको इतना रखते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको करा के इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि चैप्टर को वाइंड अप करें। और कोई सवाल तो भाई ज़रूर पूछा करें, मैं उसमें कोई मुज़ाहिके और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।